एनसीईआरटी का। रियल नंबर। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं अर्थात ये क्या है, संख्याओं का समुच्चय है। संख्याएं जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, इसे हम लोग समझेंगे बारी बारी से। इस संख्याओं का समुच्चय है। अर्थात वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याओं को शामिल किया गया है। तो संख्याएं समझते हैं। कुछ संख्याएं होती हैं जैसे प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या। तीसरा परिमेय संख्या। चौथा अपरिमेय संख्या। और लास्ट पूर्णांक। पूर्णांक को भी दो भागों में रखा गया है, धनात्मक और ऋणात्मक। इसमें एक और मान के चलते हैं, जैसे शून्यांक हो गया। समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं अर्थात वैसी संख्याएं जिनके द्वारा हम गिनती कर सकते हैं, जिनके द्वारा हमें गिनने में सहायता मिलती है, वैसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 हुआ, 2, 3, 4, से इस तरीके से अनंत तक। पूर्ण संख्याएं, अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दें तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई। ये नेचुरल नंबर और ये होल नंबर, पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या अर्थात ऐसी संख्या जो अंश बटे हर अर्थात जो p बटे q के रूप में हो। p बटे q क्या है? अंश बटे हर के रूप में हो, तो वो परिमेय संख्या है। यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कोई पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? क्या कोई प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, या क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो हमारा जवाब होना चाहिए नहीं। प्राकृतिक सभी प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्रकार की पूर्ण संख्याएं तो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार की परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये कैसे हो सकती हैं और ये कैसे नहीं हो सकती, उसे हम समझ लेते हैं। जैसे 2 लिखा हुआ है, अगर हम 2 को लेके चलें तो 2/1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अंश बटे हर के रूप में हो गई, तो ये परिमेय संख्या बन गई। इससे हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। अब बारी आती है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो इस p बटे q के रूप में न हो, इस तरीके से p बटे q के रूप में न हो, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √12 है, √3 या √2, पाई हुआ, जैसे एक्सेट्रा, बहुत सारी संख्याएं हैं, वो अपरिमेय संख्याएं हमारी कहलाती हैं। यानी कि हम कहें तो एक अगर पाई का मान 3.14 या √2 का मान 1.41, √3 का 1.732, तो ये कैसे आते हैं? इनका वर्गमूल या उनका वैल्यू, तो वो दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक और शून्याङ्क। अगर हम इसे थोड़ा संख्या रेखा पद्धति के आधार पर समझें तो 0 इधर +1, इधर -2, वो +2, +3,
डॉटेड -1 -2 -3। इनमें धनात्मक अर्थात जो अपने मान में पॉजिटिव हो वो धनात्मक, जो अपने मान में नेगेटिव हो वो ऋणात्मक, और जो अपने मान में शून्य हो वो शून्य। तो ये हमारे इन्हीं के आधार पर हम लोग चैप्टर नंबर 1.1 को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें चैप्टर 1.1 में पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो कही गई है, यूक्लिड के अनुसार हमें HCF ज्ञात करना है, और HCF ज्ञात जब हम कर लेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। अगले चैप्टर में LCM भी हो जाएगा, फिर आगे धीरे धीरे हमारा यही क्रम चलता रहेगा। तो अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझाएं या समझने का प्रयास करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अर्थात ये एक ऐसी प्रमेय है जो विभाजन से संबंधित है। विभाजन अर्थात भाग देना, डिवाइड करना। भाग हम लोग साधारण तरीके से छोटी छोटी कक्षाओं में दिए हैं, इस तरीके से ऐसे लिखा करते थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, भाज्य लिखा करते थे, यहाँ भाजक और यहाँ भागफल, और लास्ट में जो प्राप्त होता था उसे शेषफल लिखा। यूक्लिड में इन्हीं चारों के बीच एक संबंध स्थापित किया, उस संबंध को ही अपने एक नियम बनाया, उस नियम को ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। उन्होंने क्या नियम दिया कि A बराबर VQ प्लस R। A क्या, A कोई भाज्य है, B क्या है, B कोई भाजक है, Q क्या है, कोई भागफल है, R क्या है, शेषफल है। ये चारों की चारों पूर्ण संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं। तो उन्होंने इसी तरीके से संबंध स्थापित किया। अगर हम छोटी कक्षा में पहुंचे, जैसे हम लोगों ने किया है, हमारे मास्टर जी ने छोटी कक्षा में बताया होगा हमें कि जैसे दिया होगा 9, 4 का भाग अगर हम इसमें 9 में दें तो 4 दूनी 8 और 1 बचता है। तो हमारे मास्टर जी कहते थे कि इसे उत्तर की जांच करके लेके आओ, ये सही है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, 2 लिख लिया इधर, 4 लिख लिया इधर, इसका गुणा किया, 8 आ गया, इसमें 1 ऐड कर दिया, 9 प्राप्त हो गया। यही करा करते थे। यही सेम रूप ये दिया गया है कि 9 प्राप्त करने के लिए हमें 2 का गुणा 4 से करना है, 4 का गुणा 2 से करना है, प्लस उसमें शेषफल जो 1 है उसे ऐड कर देना है। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें HCF ज्ञात करना होता है। HCF हम जब भी ज्ञात कर पाएंगे जब हम पता कर लेंगे कि किस भाजक से हमारा जो R का मान है वो शून्य हो जाता है। जिस भाजक से R का मान शून्य हो जाता है वही भाजक हमारा उपरोक्त संख्याओं का या दी गई संख्याओं का HCF होगा। ओके।